हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि जो है ट्रांजिस्टर को बायस करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो अब जो है वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत फील होती है। ठीक है, तो देखिए जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उस पॉइंट को, उस क्यू पॉइंट को मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखना। ठीक है, तो इसके लिए ना जो जीरो सिग्नल वैल्यूज़ होती हैं, आईसी जो कलेक्टर करंट है हमारा आईसी और वीसीई, उसमें अगर चेंज होगा, मान लो आईसी और वीसीई चेंज हुई तो क्यू पॉइंट की वैल्यू चेंज होगी। इट मीन्स हमारा मोटिव क्या है, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना। क्यू पॉइंट को स्टेबल इसलिए रखते हैं ताकि हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिले, अच्छा एम्पलीफिकेशन मिले। अब क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए तीन फैक्टर्स मेन है, आईसी, वीसीई और आईबी। तो अगर इनकी वैल्यू हमने प्रॉपर सेलेक्ट की हुई है, आईसी और वीसीई में चेंज नहीं हो रहा अगर, तो ऑब्वियसली क्यू पॉइंट शिफ्ट ही नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। क्योंकि क्यू पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू किस चीज़ की हम डिसाइड करते हैं, आईसी और वीसीई तो होता है, क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक नहीं जब हम ड्रॉ करते तो इधर हम वीसीई ले रहे हैं, इधर हमारा वाई एक्सिस पे आईसी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक हमारी जो लोड लाइन मिलती है ना हमें, लोड लाइन, उसके करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर क्यू पॉइंट आ जाता है। अब क्यू पॉइंट पे आईसी और वीसीई की पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी तो इट मीन्स क्यू पॉइंट स्टेबल है। तो अब कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो सकता है, उसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। अब देखिए जो आईसी है मतलब कलेक्टर करंट है, हमें इसका फॉर्मूला पता है कॉमन एमीटर के केस में, इट इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, ये होती है हमारी, अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। अब देखिए टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हमारा लीकेज करंट है ना, ये आईसीबीओ, ये जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट और वीकेज से लीकेज करंट होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होता है डायरेक्ट। तो अगर ये इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली आईसीबी इंक्रीज होगा। एक्चुअली अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें इंक्रीज किया जाता है ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस रेज करने पे जो आईसीबीओ, ये हमारा लीकेज करंट है, इसकी वैल्यू डबल हो जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आईसीबीओ इंक्रीज होगा। इसके इंक्रीज होने से हमें पता है कि ऐड हो रहा है आईसी के अंदर, आईसी की नेट वैल्यू के अंदर, तो आईसी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ICBO मीन्स हमारा जो लीकेज करंट है, दिस इंक्रीजेस ड्यू टू दिस आईसी इंक्रीजेस। ठीक है, अब आईसी की वैल्यू चेंज होगी तो इट मीन्स टेम्परेचर चेंज होने से आईसी की वैल्यू जो है वो भी इफेक्ट होती है। सेकंड हमारा पॉइंट है, सेकंड फैक्टर इज थर्मल रन अवे। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, थर्मल रन अवे अगर आपको 2 मार्क्स में आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल में कि क्या होता है, और ये एक ऐसा फैक्टर भी है जिसकी वजह से क्यू पॉइंट शिफ्ट होता है। थर्मल रन अवे का मतलब क्या हुआ कि जब कलेक्टर करंट जो है ना हमारा, वो एक्चुअली क्या है, ट्रांजिस्टर को हीट करता है। कलेक्टर करंट जितना ज़्यादा होगा कलेक्टर करंट, उतना ज़्यादा ट्रांजिस्टर हीट अप होता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो आईसी इंक्रीज हुआ, आईसी के इंक्रीज होने से टेम्परेचर ट्रांजिस्टर का इंक्रीज होता है। अब इसके इंक्रीज होने की वजह से आईसीबीओ इंक्रीज होता है, इसकी वजह से आईसी इंक्रीज होगा, तो आईसी की वैल्यू तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस तो फर्दर चलती रहेगी। फिर आईसी जो ज़्यादा इंक्रीज हो गया ना, पहले के कंपैरेटिवली बढ़ गया, इसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आईसीबीओ जो लीकेज करंट है उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी वजह से आईसी फर्दर इंक्रीज होगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि कलेक्टर करंट का क्यूमुलेटिव प्रोसेस के थ्रू उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कई बार आईसी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न हो जाता है। तो जो ट्रांजिस्टर है वो एक टाइप से डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं थर्मल रन अवे। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड फैक्टर है क्यू पॉइंट के जो स्टेबलाइजेशन में जो रुकावट है, वो है वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स।
देखिए क्या है कि अगर हम ट्रांजिस्टर को चेंज कर देते हैं उसकी वजह से बीटा की वैल्यू चेंज होएगी, बिकॉज बीटा की वैल्यू जो है वो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर वेरी करती है। वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं उसकी वैल्यू चेंज करती है। अब बीटा चेंज होगा तो आईसी इंक्रीज। जैसे मान लो हमने पहले ट्रांजिस्टर जो यूज़ किया है उसका बीटा की वैल्यू न्यू ट्रांजिस्टर से कम थी। अब जो ट्रांजिस्टर हम चेंज कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू बीटा की ज़्यादा है, बीटा ज़्यादा है तो आईसी भी उसका ज़्यादा होगा अब वाले का। तो आईसी इंक्रीज है तो ऑब्वियसली हमारा क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट हुआ। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता है उसमें। अब हम बात करेंगे कि हम किन मेथड से बाइसिंग करें कि जो हमारा क्यू पॉइंट है उसको हम स्टेबल करना चाहते हैं ताकि हमें अच्छी एम्पलीफिकेशन मिल सके। नाउ इस मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग। देखो इसमें कई मेथड्स हैं ट्रांजिस्टर को बाइस करने के लिए ताकि हम क्यू पॉइंट को स्टेबल ऑब्टेन कर सकें। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स के अंदर दो सोर्सेज डीसी वोल्टेजेस के यूज़ किए जाते हैं। एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग करता है मीटर बेस जंक्शन की, एक रिवर्स बाइसिंग के लिए। दो चाहिए वैसे तो हम इनमें क्या करते हैं, ये जो अब मेथड डिस्कस करेंगे ना एक कॉमन ही यूज़ कर लेते हैं। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था कि हम दो बैटरीज लगा रहे थे, एक फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए एक रिवर्स बाइसिंग के लिए। अब जो मेथड्स पढ़ेंगे क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए उसमें हम सिंगल ही डीसी वोल्टेज अप्लाई करके दोनों जो हमारा इनपुट और आउटपुट सर्किट दोनों को उसी के थ्रू सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसमें जो मेथड्स हैं ये है जैसे बेस रेजिस्टर या फिर इसको फिक्स्ड बायस मेथड भी कहते हैं। सेकंड मेथड है कलेक्टर टू बेस बायस या फिर फीडबैक रेजिस्टर मेथड। थर्ड इज बायसिंग विद एमीटर रेजिस्टर। फोर्थ इज वोल्टेज डिवाइडर और सेल्फ बायस सर्किट। जो इनका नेम है ना उसके नेम से भी आपको ध्यान रहेगा, उसके नेम से भी पता चल रहा है कि उसका वो नाम क्यों रखा गया है। तो वन बाय वन हम इन मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज बेस रेजिस्टर मेथड और इसको फिक्स्ड बायस मेथड भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है जब आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा वो आपको वहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली पता है क्या होता है, आई बी की वैल्यू फिक्स हो जाती है तो इसलिए इसका नाम है फिक्स्ड बायस मेथड। और बेस रेजिस्टर मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इस मेथड में ना जो बेस के करस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टर लगाते हैं अपन, इसलिए इसको बेस रेजिस्टर मेथड कहा जाता है। तो अब इसका पहले तो हम डायग्राम करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हमने कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं, NPN। ठीक है, NPN कॉन्फ़िगरेशन लिया है हमने। अब एक कॉमन बैटरी VCC इसको नाम दे दिया हमने, ये लगा दी। अब क्या करते हैं इसमें जो रेजिस्टर लगाते हैं ना हम कलेक्टर के क्रॉस वो यहाँ पे लगा दिया हमने RC। ठीक है, ये बैटरी कॉमन है, कॉमन का मतलब यहीं से सप्लाई बेस को जानी है, यहीं से कलेक्टर को, तो बेस को सप्लाई भी इसके थ्रू जानी है। और बेस में हम क्या करते हैं कि रेजिस्टर भी यूज़ करते हैं। ये रेजिस्टर लगा दिया, इसका नाम हमने दे दिया RB। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनपुट जो सप्लाई देंगे और आउटपुट जो है वो हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे, यहाँ से। ये हमारा आउटपुट के करस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है, इसका C2 हमने लेबल कर दिया इसको। एक कैपेसिटर इधर भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो बेस के करस्पॉन्डिंग उसका हमने C1 जो है उसको लेबल कर दिया। ठीक है, अब जो टोटल करंट यहाँ से आएगा बैटरी से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो पार्ट इधर आ रहा है बेस के करस्पॉन्डिंग, लेट दिस इज IB, और जो कलेक्टर के करस्पॉन्डिंग आ रहा है उसको हमने IC नाम दे दिया। एक बार डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि जो RP रेजिस्टर हमने लगा दिया बेस के करस्पॉन्डिंग। इस सर्किट में DC सप्लाई ये हमने VCC यूज़ किया है जो कलेक्टर और बेस वोल्टेजेस दोनों को सप्लाई कर रही है। हाई रेजिस्टर एक जो RB लगाया ना, ये इसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, किलो ओम्स में होता है ये हमने कनेक्ट कर दिया VCC और बेस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है,
आरबी की वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं बेस की रिक्वायर्ड वैल्यू के लिए। ऑपरेटिंग पॉइंट पे जैसे ही हम आई बी की वैल्यू जो चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम आरबी की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में ही है। ठीक है, क्योंकि हमें जीरो सिग्नल बेस करंट चाहिए ना ताकि कलेक्टर करंट मिल पाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसलिए हम आरबी की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो वीसीसी इसकी पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, इस कनेक्ट कर दिया हमने कनेक्टर के थ्रू, ये आरसी के, ये रेजिस्टर के थ्रू ना कनेक्टर से, कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया इसके पॉजिटिव टर्मिनल को। नेगेटिव टर्मिनल को हमने शो नहीं किया है, बेसिकली क्या है वो ग्राउंडेड है। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल है। द कैपेसिटर C1, ये जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का बेसिकली काम क्या होता है, डीसी को ब्लॉक करना, ये हमें पता है। इनपुट सिग्नल जो आएगा उसमें अगर कुछ भी डीसी का कंपोनेंट सपोज आ भी गया ना, ये कैपेसिटर लगाने का पर्पस है कि ये थोड़े बहुत अगर डीसी का कंपोनेंट आ भी गया तो उसको ब्लॉक कर दे, सिर्फ एसी को पास होने दे। ठीक है, इसलिए ये क्या, ये एक्चुअली क्या करेगा, डीसी को रोकने का मतलब है क्यू पॉइंट को शिफ्ट होने से रोकना। भी हमारा मेन मोटिव वही है कि क्यू पॉइंट शिफ्ट ना हो, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है हमने। तो जो कैपेसिटर C2 है ये भी क्या कर रहे हैं, जो हमारी कलेक्टर वोल्टेज है उसको भी आउटपुट के करस्पॉन्डिंग जो है ये क्यूशेंट कलेक्टर वोल्टेज है ना उसको भी आउटपुट में आने से रोक रहा है। ठीक है, ताकि वो आउटपुट में जा ना पाए। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लूप लगाएंगे, इनपुट और आउटपुट लूप। तो फर्स्टली हम इनपुट सर्किट के करस्पॉन्डिंग लूप लगाते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने ना ऐसे लूप लगा ली, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मैंने सर्कल ले लिया। तो देखिए कैसे होगा अब वैल्यू, इधर से आई बी करंट आ रहा है आरपी के करस्पॉन्डिंग, तो आई बी आर पी पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम भी ऐसे आ रहे हैं, करंट भी ऐसे आ रहा है, प्लस अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी बी ई है, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसे यहाँ पे वी सी ई है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है वी बी ई का, इसलिए आई बी आर पी प्लस वी बी ई। अब जो वी सी सी है ना इसका नेगेटिव टर्मिनल तो ग्राउंड किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ से सप्लाई दिया था, तो इट मीन्स जब हम ऐसे आ रहे हैं ना एक क्लोज लूप बनाएंगे तो इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाएगा जो कि ग्राउंडेड है, तो इसलिए माइनस वी सी सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम आई बी की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। तो आई बी जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी। ओके, अब वी बी ई जो है ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू को हमें पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा रखना है, तो कम से कम पोटेंशियल बैरियर जितनी वैल्यू तो इसके है ही है, तो सिलिकॉन के लिए इसके 0.7 वोल्ट होगी कम से कम, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगी। तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू वी सी सी, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई बी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी, वी सी सी बाई आर बी। अब वी सी सी जो हमने पावर सप्लाई दी है वो तो फिक्स्ड वैल्यू है पर्टिकुलर, आर बी जो हमने लगा दिया वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू का है, तो दोनों वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड करेंगे वो भी कॉन्स्टेंट, इट मीन्स क्या हुआ, आई वी हमारा फिक्स्ड हो चुका है इसमें, इसलिए इसको फिक्स्ड बायस सर्किट भी कहा जाता है या फिक्स्ड बायस मेथड भी कहते हैं इस मेथड को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए अब आप क्या करेंगे, वो देखिए जो कलेक्टर करंट है वो हमें पता है आईसी की वैल्यू क्या होती है, बीटा आई बी प्लस आई सी, कॉमन एमीटर की बात हो रही है तो कॉमन एमीटर है ना, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, बीटा आई बी प्लस आई सी ई यू। ये लीकेज करंट है कॉमन एमीटर में। अब देखिए आईसी जो अप्रोक्सीमेटली उनकी इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो आईसी को अप्रोक्सीमेटली बीटा आई बी के इक्वल भी अपन लिख सकते हैं यहाँ से। अब आउटपुट सर्किट के करस्पॉन्डिंग लगा दो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहाँ पे जो आउटपुट वाला है हमारा, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये करंट डाउनवर्ड आ रहा है, हम यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज वाला लूप लगा देते हैं, तो आई सी आर सी क्योंकि हम भी ऐसे आ रहे हैं करंट भी ऐसे, प्लस वी सी क्योंकि वी सी का ये साइन पहले आ गया। अब क्लोज लूप है
तो नेगेटिव साइन पहले आएगा बैटरी का जो कि ग्राउंडेड है, तो माइनस VCC इक्वल्स टू 0। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी आउटपुट सर्किट की, ICRC प्लस VCE माइनस VCC इक्वल्स टू 0। यहाँ से VCE आ जाएगा आपका VCC माइनस ICRC। अब जो हमारा बेस करंट है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पीछे जो इक्वेशन आई थी वहाँ से। तो कलेक्टर करंट है एक ऑपरेटिंग पॉइंट, वो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि IB पता है तो IC भी निकाल सकते हैं वहाँ से, और VCE की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। अब इस इक्वेशन से हमें देखो क्या क्लियर हो रहा है, इस इक्वेशन से कि ये नेगेटिव में है ना, तो VCC में से कुछ माइनस हो रहा है, इट मीन्स और VCE हमें पता है पॉजिटिव है, तो इट मीन्स VCC जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके है, ICRC के। तो IC पे लिमिट आ गई कि IC इज लेस देन और इज इक्वल टू VCC बाई RC। इट मीन्स क्या हुआ कि कलेक्टर करंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता VCC बाई RC से, ठीक है। तो मैक्सिमम उसकी जो लिमिट यही होएगी, वही उसी सिचुएशन में हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल रहेगा। अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ़ायदे क्या है इस मेथड के कि इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और सर्किट भी सिंपल है, मतलब दो रेजिस्टर्स यूज़ किए हैं हमने, RB और RC, एक DC सप्लाई यूज़ की है, और RB की वैल्यू को चेंज करके ऑपरेटिंग पॉइंट को हम फिक्स कर सकते हैं एक्टिव रीजन के अंदर, तो बाइसिंग कंडीशन भी इजीली मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या है, फर्स्ट इज कि अगर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे ना किसी दूसरे से, तो बीटा की वैल्यू चेंज होएगी, तो IC चेंज होगा, IC चेंज तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होगा इसमें, और थर्मल रनअवे वाली कंडीशन भी इसमें उसके भी चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि IC की वैल्यू चेंज हो पा रही है इसमें, ठीक है। तो ये मेथड इतना इफेक्टिव नहीं मिला था, इसलिए फिर सेकंड मेथड पे आए थे, जिसे हम कहते हैं फीडबैक रेजिस्टर मेथड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।